हेलो स्टूडेंट्स। अब हम फिजिकल केमिस्ट्री का जेई एडवांस का पेपर 2 डिस्कस करेंगे। उसमें बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ फिजिकल केमिस्ट्री के। और ये केमिकल काइनेटिक्स का सवाल दिया हुआ है जिसमें एक जनरल रिएक्शंस आपके पास में गिवन है कि 2x प्लस वाई से हमें P मिल रहा है और इसका रिएक्शन जो कांस्टेंट है वो K दे रखा है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज dp बाई टी है इज इक्वल टू kx है। 2 moles of x are mixed with 1 mole of y। आपके पास में x के 2 मोल लिए गए हैं, y का 1 मोल लिया गया और 50 सेकंड पे बता रहे हैं कि 0.5 मोल ऑफ y इज लेफ्ट, मतलब कि रिएक्ट 0.5 किया है। तो यहां पर देखिए जनरल पैटर्न से आपको पता चलेगा कि 2x प्लस वाई इज प्रोड्यूसिंग p और यहां पर t इज इक्वल टू 0 पर आपके पास में इसके 2 मोल हैं और इसके मोल है 1 मोल y का है। ठीक है, ये हमें गिवन है। t इज इक्वल टू 50 सेकेंड पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका 0.5 मोल ही बचा है। इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, 0.5 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब इसका भी 1 मोल बचेगा। अगर 1 मोल बच रहा है तो देखिए आप 50 सेकेंड बाद में इसका भी हाफ कंसंट्रेशन हो गई और इसकी भी हाफ कंसंट्रेशन हो गई, मतलब हाफ लाइफ इज इक्वल टू 50 सेकेंड। तो पहला बी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया है। अब बात बढ़ाते हैं हम रेट कांस्टेंट के की तरफ। तो रेट कांस्टेंट के कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस इक्वेशंस के लिए हम लिखेंगे माइनस हाफ डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू एक्स। हमने x के रेस्पेक्ट में लिख दिया है और यहां पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है x के रेस्पेक्ट में, ये बात हमें यहां से पता चल रही है। तो ये इक्वेशन आ गई है हमारे पास में dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स के इंटू में x। यानी यहां पर इसका हाफ लाइफ जो होगा, इस बार रेट कांस्टेंट जो होगा, तो रेट कांस्टेंट आपके पास में होता है k इज इक्वल टू ln2 अपॉन में t हाफ। ln2 अपॉन में t हाफ होता है। ठीक है, ये t हाफ होता है। ये हमारे पास में जनरल फॉर्मूला होता है, लेकिन यहां पर k नहीं है, यहां पर 2k है, इसलिए ये इक्वेशन बनेगी 2k इज इक्वल टू ln2 अपॉन में t हाफ। ln2 की वैल्यू होती है, दी हुई है इसने 0.693 है। k हमारे पास में कितना है? 50 सेकेंड्स है। तो ये 2 यहां से हम k जब कैलकुलेट करेंगे तो k आ जाएगा हमारे पास में 0.693 अपॉन में 100, यानी 6.93 इंटू में 10 इज टू पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। ये हमारे पास में हो गया है, जो कि ये तो नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन रिजेक्ट हो गया है, सेकेंड ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया है। अब कह रहा है कि एट 50 सेकेंड्स डी माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 13.86 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 3 मोल पर लीटर। चलो इसको भी कैलकुलेट कर लेते। माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, अभी हमने कैलकुलेट किया था 2 टाइम्स के इंटू में एक्स हो जाएगा। ठीक है, के हमने कैलकुलेट कर लिया 6.93 इंटू 2 करेंगे तो 13.86 इंटू में 10 इज टू पावर माइनस 3। तो ये ऑप्शन सही हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन है कि माइनस डी वाई बाई डी टी की अगर बात करें तो ये हो गया माइनस डी वाई बाई डी टी। अगर हम लिखें इक्वेशन में तो ये हमारे पास में सिंपली आ जाएगा के इंटू में एक्स। और ये पूछा गया है कब? 100 सेकेंड पर। 100 सेकेंड पर एक्स की कंसंट्रेशन कितनी होगी? जैसे यहां पर आपके पास में 50 सेकेंड्स पर एक्स की कंसंट्रेशन 1 थी, तो 2 हाफ लाइफ 100 सेकेंड्स पर 2 हाफ लाइफ हो गई है, मतलब कंसंट्रेशन 1/4 हो चुकी है और 2 का 1/4 होता है हाफ। तो यहां से k की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, कितनी? 6.93 इंटू में 10 इज टू पावर माइनस 3 इंटू में ये कंसंट्रेशन आ गई हाफ, जो वैल्यू आ जाएगी ये। तो हमारे पास में बी सी डी तीनों ऑप्शंस करेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और यहां पर हमारे पास में कहा गया है कुछ के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें वैल्यू दी गई है और कहा गया है कि x प्लस 2 और y प्लस 2 मेटल सॉल्यूशन है, उनमें रॉड मेटल की x एंड y की रॉड डिप की हुई है। ठीक है, यहां पर कहा गया है कि आपके पास में जो दिस रिजल्टेड इन डिजोल्यूशन ऑफ x का डिजोल्यूशन है, यही सबसे हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है। इससे हमें पता चल रहा है, मतलब x प्लस वाई प्लस 2 आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे x2 प्लस प्लस वाई, क्योंकि x का हो रहा है डिजोल्यूशन।
अब बात यह है कि आपके पास में कंसंट्रेशन इसकी कही गई है 0.001 और इसकी कंसंट्रेशन कही गई है कितनी 0.1। यहां से हम अगर हमारे पास में कॉम्बिनेशन बनाए तो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल करेंगे माइनस 0.059 जिसको 0.06 ले लेते, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर हमारे पास में n की वैल्यू 2 हो गई क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, इनटू में log कंसंट्रेशन ऑफ x2 प्लस जो कि 10 की पावर -3 है अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ y2 प्लस जो कि 10 की पावर -1 है। ये दोनों सॉलिड हैं इसलिए इनका कोई रोल नहीं होगा। यहां से जब हम सोल्व करेंगे तो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू हमारे पास में आएगा ई नॉट ऑफ सेल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.06 आ जाएगा हमारे पास। ई नोट ऑफ सेल प्लस 0.06 हमारे पास में आ गया है। इसका मतलब क्या है कि ई नोट ऑफ सेल अगर -0.06 से नीचे है तब तो ई ऑफ सेल नेगेटिव आएगा, और अगर उससे बड़ा है तो ई नोट ऑफ से ई ऑफ सेल क्या आएगा पॉजिटिव। और ई ऑफ सेल हमारे पास में पॉजिटिव, अब उनके कॉम्बिनेशंस चेक करने हैं हमें कि एक्स और वाई क्या हो सकते हैं। अगर हम एक्स को कैडमियम लेते हैं और निकल को हम लेते हैं, हमारे पास में क्या है वाई लेते हैं, तो ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल हमारे पास में हो गया ई नॉट ऑफ कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट ऑफ एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, और ये वैल्यू हमारे पास में -0.06 से बड़ी आनी चाहिए, ये वैल्यू श्योर है। अब देखिए हमारे पास में रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन वाई का हो रहा है, तो वाई मतलब निकल, निकल का रिडक्शन पोटेंशियल -0.024 हमने लिया तो -0.24 आ गया। दूसरा हमारे पास में कैडमियम को कहा रखा है, ये हमारे पास में कैडमियम एनोड बनाया हुआ है, एनोड -0.4, तो -0.24 माइनस ऑफ -0.4, ये वैल्यू तो पॉजिटिव है और सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू -0.06 से बड़ी होगी, मतलब ये कॉम्बिनेशन करेक्ट हो गया है। दूसरा कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, सेकंड कॉम्बिनेशन हमारे पास में लिया गया है किसका, कैडमियम एंड आयरन का, तो मैं यहां पर इसको रफ कर देता हूं, कैडमियम और आयरन का। कैडमियम हमारे पास में क्या है -0.4 है और आयरन हमारे पास में -0.44 है, आयरन वाई है, तो वापस जब हम यहां से कैलकुलेट करेंगे ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी, कैडमियम की वैल्यू है -0.4, आयरन की वैल्यू है हमारे पास में, ठीक है, ये वैल्यू कैडमियम हमारे पास में क्या है एक्स और वाई, तो वाई का रिडक्शन हो रहा है तो वाई हमारे पास में आयरन है तो -0.44 माइनस ऑफ -0.4 किया, ये वैल्यू आई -0.04 जो कि ग्रेटर है -0.06 से, तो ये भी पॉसिबल आंसर हमारा हो चुका है। हमें वो आंसर सेलेक्ट करने हैं जिसमें ई नॉट ऑफ सेल क्या है ग्रेटर हो -0.06 से, क्योंकि अगर ये -0.06 से ग्रेटर हुआ तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी और ई ऑफ सेल भी पॉजिटिव होगा। थर्ड ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं निकल एंड पीबी का, तो पीबी हमारे पास में कितना दे रखा है -1.3, तो -0.13 थर्ड ऑप्शन में हम चेक कर रहे हैं ई ऑफ सेल को, ई नॉट ऑफ सेल को, माइनस मैंने कर दिया है पीबी से, निकल को सब्ट्रैक्ट करता हूं, निकल हमारे पास में आ गया है, निकल हमारे पास में x है, तो निकल हमारे पास में कितना हो गया -0.24, तो माइनस ऑफ -0.24 हमारे पास में हो गया है, ठीक है, और ये वैल्यू भी कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास में प्लस हो गई है 0.1 आ गई है 1, तो ये वैल्यू भी क्या हो गई है पॉजिटिव, और पॉजिटिव आते ही हमारे पास में क्या हो गया है ये सेलेक्ट हो चुका है इलेक्ट्रोड भी। नेक्स्ट ऑप्शन हम करते हैं निकल एंड आयरन का। निकल एंड आयरन में देखेंगे तो मैं इसको वापस रफ करूंगा और यहां पर हम देखते हैं इस वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारे पास में ई नॉट ऑफ सेल की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, आयरन की वैल्यू दे रखी है -0.44,
निकल की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है -0.24 और ये वैल्यू हमारे पास में आ गई है -0.2 जो कि ग्रेटर देन है लेस देन है -0.06 है। मतलब कि -2 + 0.06 नेगेटिव वैल्यू आएगी और नेगेटिव वैल्यू ई ऑफ सेल की नॉट अलाउड। तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया है। हमारे पास में राइट आंसर हो गए ए, बी एंड सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही उम्दा सवाल है यह हमारा। यहां पर कहा गया है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक मोनोबेसिक एसिड, मान लिया वो वीक मोनोबेसिक एसिड कोई HA है जिसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा नॉट m दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, 4 × 10⁻²। एक्वस सॉल्यूशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है और मोलर कंडक्टिविटी ये है, मतलब लैम्डा m दे रखा है हमारे पास में इतना। तो हमें एक बात पता चल गई, हम पहले मान लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 मान लेते हैं पहले वाले केस में बिफोर डाइल्यूशन पे, और जब हमने डाइल्यूट कर देंगे उसके बाद में हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लेते हैं अल्फा 2। अल्फा 1 हो गया है हमारे पास में लैम्डा m अपॉन में लैम्डा नोट m। लैम्डा m की वैल्यू इसने दे रखी है कितनी है, y × 10⁻², और ये है 4 × 10⁻², तो ये 10⁻² आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ गया है y अपॉन में 4। अब वीक एसिड के लिए अगर मैं इक्वेशंस बनाता हूं तो मुझे एक बात पता है, HA टूटता है H++ A-। अगर मान लिया इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C1 है तो ये आ जाएगा C1 1 - अल्फा 1, ये आ जाएगा C1 अल्फा 1, ये हो जाएगा C1 अल्फा 1 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की जब हम इक्वेशंस बनाएंगे तो हमारे पास में Ka की इक्वेशन बनाएगी कंसंट्रेशन ऑफ H+ × A- अपॉन में HA जो कि हो जाएगा C1 अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन में 1 - अल्फा 1। यहां से मैं अगर इक्वेशंस लिखता हूं मैं तो मेरे पास में इक्वेशंस बन जाएगी अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन में 1 - अल्फा 1 = Ka अपॉन में C1। नेक्स्ट कंडीशन में बढ़ते हैं कि अब हमने डाइल्यूशन कर दिया, 20 टाइम्स डाइल्यूट करने पर हम कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन जो हमारी हो जाएगी C2 अपॉन में, अगर हम C1 अपॉन में इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन का रेशियो लेंगे तो वो 20 आएगा, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन 20 टाइम्स मोर होगी क्योंकि हमने डाइल्यूट कर दिया। मान लिया अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 2 हो गया है तो मैं डायरेक्ट इक्वेशंस यहां पर अल्फा 2 की लिखना चाहूंगा। मोलर कंडक्टिविटी इस बार हमारे पास में दे दी गई है कि मोलर कंडक्टिविटी जो हो रही है वो है 3y × 10⁻², मतलब 3y अपॉन में, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है y आपके पास में 4 × 10⁻²। 10⁻² से 10⁻² मैंने डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दिए। y/4 जो आया था वो हमारे पास में अल्फा 1 आया था, यानी अल्फा 2 = 3 टाइम्स अल्फा 1। और बिल्कुल सही भी बात है क्योंकि हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन। ये हमारे पास में आ गया है। क्लियर। अब देखिए आगे सिचुएशंस, अगर मैं सेम इक्वेशंस बनाऊंगा तो मेरे पास में Ka अपॉन में C2 = आ जाएगा अल्फा 2 स्क्वायर अपॉन में 1 - अल्फा 2, और अल्फा 2 को मैं अगर अल्फा 1 की रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो 9 अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन में 1 - 3 अल्फा 1 आ जाएगा। ये इक्वेशंस मेरे पास में 1 हो गई है, ये इक्वेशन 2 हो गई है। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस का मैं रखता हूं रेशियो, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 में अगर करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 9 अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन में 1 - 3 अल्फा 1 अपॉन में अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन में 1 - अल्फा 1 = मेरे पास में आ गया Ka से Ka कैंसिल आउट हो जाएगा, C2 नीचे है, C1 अपॉन में C2, और C1 अपॉन में C2 है 20। इस इक्वेशंस में यहां पर अल्फा 1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 1 - अल्फा 1 ऊपर चला गया, यहां से बन गया 9 - 9 अल्फा 1, ये 1 - 3 अल्फा 1 को इस साइड भेज दिया, ये आ गया 20 - 20 अल्फा 1। यहां से मेरे पास में आ गया है 20 - 3 अल्फा 1 जो कि 20 × 3 अल्फा 1 मतलब 60 अल्फा 1, और यहां से हमारे पास में आ गया है वैल्यू कितना 51 अल्फा 1 = 11। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में अल्फा 1 जो आ जाएगा वो 0.0
215 के 6 करीब आएगा। मतलब आंसर्स आप या तो 0.21 भी लिख सकते हो, 0.22, दोनों में से हमारे पास में नियरेस्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे। 0.22 बेसिकली मोर एक्यूरेसी रहेगा क्योंकि ये 0.2156 के करीब आएगा। ठीक है, तो 0.22 हमारे पास में हो गया। तो पहला तो हमने अल्फा 1 निकाल दिया। दूसरा हमारे पास में y की वैल्यू पूछी गई है, तो y इज इक्वल टू हमने एक रिलेशन बनाया था स्टार्टिंग में, और वो रिलेशंस हमारे पास में देखिए कि इनमें से कोई भी हम एक फॉलो कर सकते हैं। y/4, y इज इक्वल टू 4 अल्फा 1, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 4 अल्फा 1 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 4 अल्फा 1, अल्फा 1 की वैल्यू अगर हम रखते हैं 0.215 ही रख दें तो इतना काफी होगा, क्योंकि हमारे पास में इससे ज्यादा डिजिट में हम वैसे भी नहीं जा सकते। तो 5 चौक 20, 0 2, 4 एकम 4 2 6 और 4 दूनी 8, 0.86 हमारे पास में आंसर आ जाएगा। हालांकि इसका आंसर थोड़ा सा रेंज में दिया जाएगा। रेंज जो हो सकती है वो 0.21 से मल्टीप्लाई कर दो और 0.22 तक मैक्सिमम रेंज जाएगी। 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.84, 22 से आएगा 0.22 से 0.88 के बीच में एक्चुअली रेंज होगी, और एक्चुअल डेटा हमारे पास में ये आ गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिया गया है कि 5.6 ग्राम का कोई सैंपल है, उसमें Fe+2 प्रेजेंट है, ठीक है, और वो डाइल्यूट HCl है। उसका 250 ml सॉल्यूशन हमने बनाया है। उस 250 ml सॉल्यूशन ने हमने 25 ml अलग कर दिया है। 25 ml को हम रिएक्शन टाइट्रेशन करवाते हैं 12.5 ml के साथ में, KMnO4 के साथ में, और वो कंप्लीटली रिएक्ट भी कर रहा है। हमें रिएक्शंस पता है कि अगर मैं KMnO4 की रिएक्शंस करवाता हूं Fe+2 के साथ में, तो वो रिएक्शंस कुछ इस प्रकार से होती है। Mn+2 में प्लस में हमारे पास में Fe+3, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, +2 से +3 में ऑक्सीडाइज कर देगा। ये बात क्लियर है। अब देखिए आपके पास में नेक्स्ट सिचुएशन बनेगी। यहां से 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। मतलब अगर एन फैक्टर की बात करें तो एन फैक्टर हमारे पास में KMnO4 का है 5 और एन फैक्टर Fe+2 का है हमारे पास में 1। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखिए, सबसे पहले हमारी रिएक्शन जो करवाई जा रही है वो 25 ml में कराई जा रही है। तो हम बात करेंगे फॉर 25 ml के लिए जितने भी मिली इक्विवेलेंट्स हैं ऑफ Fe+2, उतने ही मिली इक्विवेलेंट्स किसके होने चाहिए, KMnO4 के। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, क्योंकि इक्विवेलेंट्स आपस में रेशियो में काम करते हैं, 1:1 के रेशियो में रिएक्ट करते हैं। अब यहां से देखिए मिली इक्विवेलेंट्स क्या हो गया, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, मिली इक्विवेलेंट्स हो गया। नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी, मोलैरिटी हमारे पास में दे रखी है 0.03, तो 0.03 इनटू में हमारे पास में दूसरा आ गया है 0.03, एन फैक्टर इसका है 5 इनटू में वॉल्यूम है इसका 12.5, ये इसके मिली इक्विवेलेंट्स आ गए। क्योंकि इसका एन फैक्टर 1 है इसलिए इसके मिली मोल भी इतने ही होंगे। मिली मोल Fe+2 इज इक्वल टू हमारे पास में 0.03 इंटू में 5 इंटू में 12.5 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में सिचुएशन देखिए अब क्या होगा। क्वेश्चंस आपके पास में ये दो 25 ml के लिए दिया गया है और 250 ml हम करें, मतलब कि कितने मिलीमोल इस्तेमाल होंगे, तो मिलीमोल ऑफ Fe+2 10 टाइम्स ज्यादा हो जाएंगे। तो 0.03 इंटू में 5 इंटू में 12.5 इंटू में हमने कर दिया है 10। ठीक है, मिलीमोल्स हमारे पास में दिए हुए हैं तो मोल भी निकाल सकते हैं। मोल ऑफ Fe+2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 से डिवाइड कर दो मिलीमोल्स को, 5 इंटू में 12.5 इंटू में 10 अपॉन में 1000, और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में आएगा, जो हमारे पास में आ गया है 1.875। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास में पूछा है हमसे क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे से पूछा है द वैल्यू ऑफ y, और y क्या है, द अमाउंट ऑफ
आयरन प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ, ठीक है, आयरन कितना जो भी है बाय वेट। अब हम इसे कैलकुलेट करना है तो सिंपल सी कैलकुलेशन दी हुई है, हमारे पास में इसके मोल्स दे दिए गए हैं, तो हमारे पास में वेट ऑफ आयरन कितना हो जाएगा, तो इसके मोल्स टोटल कितने हैं 1.875 इंटू 10⁻⁻2 मोल है, तो इसको 56 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना इसका वेट आ गया है। परसेंटेज वेट इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सैंपल में आयरन का वेट जो कि 1.875 इंटू 10⁻⁻2 इंटू में 56 है, अपॉन में सैंपल का वेट जो कि 5.6 है, इंटू में 100, और यहां से हम करेंगे तो ये हमारे पास में आ गया 18.75%, राइट आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहां पर हमारे पास में दिया हुआ है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एक बात हमें पता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा हम कह सकते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड जो इंटरमीडिएट है उसकी स्टेबिलिटी के, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी, वो बॉन्ड उतनी ही जल्दी टूटेगा, ठीक है भाई। अब हम डेटा देखते हैं, हमारे पास में डेटा दिया गया है और इनको मैच करवाना है, तो सबसे पहले हम इनका बॉन्ड तोड़ते हैं। बॉन्ड तोड़ने पर पहले वाले में पी ऑप्शंस में मेरे पास में बचेगा CH3 CH फ्री रेडिकल CH3, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। दूसरे वाले में हमारे पास में बच रहा है CH2, ये रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज है। तीसरे वाले में आ रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH। चौथे वाले में हमारे पास में आ रहा है CH ट्रिपल बॉन्ड C फ्री रेडिकल। सबसे लीस्ट स्टेबल sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर ये सबसे लीस्ट स्टेबल है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसी की होगी, ठीक है। तो इसमें आ गया S में 1, देखो S में 1 किस में दे रखा है, S में 1 पहला ही ऑप्शन दे रखा है, तो हमारा पहला ही सेलेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी हम आपसे सारे डिस्कस करेंगे। और यहां पर आ गया है सेकंड अनस्टेबल हो गया हमारे पास में ये, तो सेकंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन हो जाएगा R में सेकंड। इन दोनों में मोर स्टेबल की बात करें तो सबसे ज्यादा मोर स्टेबल ये हो गया क्योंकि रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज है। अगर ये रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज है तो क्यू में आपके पास में क्या हो जाएगा, सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और सबसे कम एनर्जी आपके पास में किसमें है, फोर्थ में है, तो क्यू में फोर्थ ऑप्शन हो गया और पी में थर्ड ऑप्शन हो गया। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में थर्मोडायनामिक्स का बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। हमारे पास में कहा गया है कि ln V3/V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलो बहुत बढ़िया बात है, और साथ में यह कहा गया है कि इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रोसेस में वर्क डन इक्वल हुआ है, ये बात भी बहुत बढ़िया है। तो अगर हमारे पास में ln V3/V2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, यह प्रोसेस हमें इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, देखिए U/R, R तो कांस्टेंट होता ही है, U कांस्टेंट है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन सेकंड प्रोसेस है जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल है -nRT ln V3/V2। अब दो चीजें चाहिए हमें, एक तो हमें सेकंड प्रोसेस का वर्क डन पता होना चाहिए, जो तो हमें पता है कि सेकंड प्रोसेस का वर्क डन जो होगा वो फर्स्ट प्रोसेस के वर्क डन के बराबर होगा, और दूसरा हमें चाहिए T2, यहां पर टेम्परेचर जो भी चाहिए ये सेकंड प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर चाहिए होगा, तो हमने T2 लिख दिया है, ठीक है, ये हमें चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास में 1 है, R की वैल्यू हमें पता ही रहती है, तो ये। अब देखते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं भाई। बात को आगे ये बढ़ा रहे हैं कि सबसे पहली बात तो वर्क डन क्या होगा, तो फर्स्ट प्रोसेस में हम अगर देखें तो फर्स्ट प्रोसेस में आपके पास में आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस है, मतलब एंट्रोपी 0 है, कांस्टेंट है।
अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है इसका मतलब वो प्रोसेस कौन सी है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन होगा आपके पास में डेल्टा यू के बराबर, और डेल्टा यू क्या होता है बेसिकली, एनसीवी डेल्टा टी हमारे पास में होता है, ठीक है। डेल्टा यू होता है एनसीवी डेल्टा टी। हम इसको दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। इस प्रोसेस के लिए डेल्टा यू बाई आर कितना है, तो डेल्टा यू बाई आर इज इक्वल टू हमारे पास में दिया हुआ 2250 और ये 450, तो 450 माइनस 2250 हमारे पास में हो गया है, और ये जहां से आएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो गई है -1800 आर, यानी ये डेल्टा यू हो गया, यानी वर्क डन तो हमें पता चल गया सेकंड प्रोसेस का। अब बात है टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करें। टेम्परेचर डेल्टा यू एक और होता है, डेल्टा यू होता है एनसीवी डेल्टा टी के। एन है हमारे पास में 1, सीवी है 5/2r गिवन है, डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर हमारे पास में हमें T2 पता नहीं, इनिशियल टेम्परेचर कह रखा है कि 900 केल्विन है, और ये किसके बराबर होगा, ये -1800 आर के बराबर होगा। अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो T2 हमारे पास में कितना आएगा, तो इसको सोल्व करना होगा, तो देखते हैं 5/2r इंटू में T2 माइनस 900 इज इक्वल टू -1800 r हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ये 4 हो जाएगा, 10 तो वो 180 और 18 36 18 54 18 चौक 72 720, यानी T2 इज इक्वल टू हमारे पास में हो गया 180 केल्विन। अगर ये 180 180 केल्विन आ गया है तो बस अब तो हमारा केस सोल्व हो गया। कैसे सोल्व हो गया, हम यहां पर इसको लिख रहे हैं, वर्क डन सेकंड इज इक्वल टू हमारे पास में ये तो -1800 आर होगा, क्योंकि वर्क डन दोनों प्रोसेस में इक्वल है, ये पहले ही कहा गया है। माइनस एन तो 1 है, आर T2 हो गया 180, ठीक है। ln V3 अपॉन में V2 हमारे पास में आ जाएगा, एक ये माइनस साइन पहले का लगा हुआ है वो लगा दे, -r से -r कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 180 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10, तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर हमारे से पूछा गया है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी। अगर बच्चा हमारे पास में हाइजेनबर्ग्स इक्वेशन लगाने की सोचेगा तो आंसर गलत हो जाएगा। यहां पर आपके पास में यह कहा गया है मोमेंटम इज कंजर्व्ड व्हेन फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब फोटोन का जो मोमेंटम था बाद में वही मोमेंटम किसमें ट्रांसफर हो गया है, एटम में ट्रांसफर हो गया है। मतलब एटम का मोमेंटम हो गया m इंटू डेल्टा वी, वही किसका होगा, फोटोन का मोमेंटम होगा। फोटोन का मोमेंटम होता है h बाई लैम्डा। तो मास हमें बेसिकली कितना है 4 ग्राम, लेकिन 4 ग्राम एक एटम का मास कितना हुआ 6 इंटू में 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, ग्राम में आया, इसको किलोग्राम में लिखेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। डेल्टा वी हमें कैलकुलेट करना है, एच हमारे पास में 6.6 इंटू 10⁻34 दे रखा है, लेमडा हमारे पास में है जो दे रखा है 330 नैनोमीटर में, इसलिए 10⁻³ यहां से डेल्टा वी निकालेंगे तो 0.3 मीटर पर सेकेंड आएगा, और यहां जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में डेल्टा वी को सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 30 सेंटीमीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा सेकंड पेपर भी सॉल्व हो गया है। यस स्टूडेंट्स, पेपर 2 जेई एडवांस में इनऑर्गेनिक पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन रहा द पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एस एग्जिबिट इज टेट्राहाइडल ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और यहां हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें टेट्राहाइडल ज्योमेट्री, टेट्राहाइडल ज्योमेट्री का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं यहां गिवन एटॉमिक नंबर Fe कोबाल्ट Ni इन कॉपर का 26 27 28 एंड 29 दे रखा है। जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं
तो डियर स्टूडेंट जैसे सपोज देन यहाँ बात करेंगे Fe और Fe, यस दोनों में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया एंड देन sp3, तो यस राइट आंसर इज ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा ए। यस यहाँ पर भी दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन यहाँ आप देखें चेक कर सकते हैं इस ऑप्शन को, यस NiCO4। डियर स्टूडेंट समझने की कोशिश करना, Ni यस 28 एटॉमिक नंबर है, 3D8 4s2 और 3D8 4s2, क्योंकि यहाँ Ni पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो 3D8 4s2 का मतलब यहाँ आप लोग देखेंगे डी में 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, और S में 2 इलेक्ट्रॉन है, डियर स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन है। CO इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ पेयरिंग होगी और 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। देन यहाँ पर अपने पास में D10 इज यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। लेकिन यहाँ इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स में बात हुई Ni और यहाँ बात कर रहे हैं CN4 और 2 माइनस, यस CN4 2 माइनस, यहाँ Ni पर चार्ज कितना आ गया है, +2, और आप बात करेंगे तो 3D8 4s2 आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, और D में बात कर रहे हैं तो D में स्टूडेंट्स आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यस यहां पर भी आप देखें तो CN इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यस सो कैन पेयरिंग, ये इजीली पेयरिंग कर जाएगा, और यहां हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, DsP2, और DsP2 में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, तो इसका मतलब ये पेयर तो रॉन्ग हो गया है, यस ये पेयर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लेकिन फिर आप यहां देखें इस पिरीडीन, आप देखें पिरीडीन C5H5N, और पिरीडीन जो है यहां बात करें तो पिरीडीन न्यूट्रल है, ओके, यस न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल लिगेंड है, और यहां बात करें तो कॉपर पे चार्ज कितना आ गया, प्लस, तो 3D10 और 4s1, आई थिंक बहुत सिंपल वे में समझना, D10 है, तो यस कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया, sp3। देन CuCN में भी बात करें तो यस कॉपर +1 में है, तो यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी राइट ऑप्शन हो गया, तो इसका राइट ऑप्शन जा रहा है, ओके, A, B और D। यस स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर कौन सा होगा, A, B, D। डियर स्टूडेंट्स बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप बहुत इजी वे में इस क्वेश्चन को बना सकते थे, चलेगा, A, B, D करेक्ट आंसर है। चलेगा दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, और ये जो क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सो एसिड का मतलब यहां सिंपल वे में समझना, यस कोई भी एसिड है, और व्हाट इज द ऑक्सो एसिड, चलिएगा मैं बताने की कोशिश करता हूं, HCl ये एसिड है, और ऑक्सीजन ऐड होगी HOCl, दिस वन इज ऑक्सो एसिड, ओके, ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन। चलेगा अब यहां क्वेश्चन पे बात करते हैं, यस अपॉन हीटिंग H3PO4 undergoes disproportion, yes reaction is produced H3PO4 and PS3, yes देखिएगा H3PO3 फॉस्फोरस, और देन हीटिंग करते हैं तो यस ये बन रहा है PS3, ओके, PS3 देन इज H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। चलेगा डियर स्टूडेंट्स बैलेंस करते रिएक्शन को, 4 तो यहां कर दीजिएगा 3, तो यस 9 और 12 बिल्कुल बैलेंस है, फॉस्फोरस 4 हो गया है, ओके, तो इट इज बैलेंस है, तो यहां आप देखें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस +3 है और यहां -3 है,
और यस बेटा यहाँ +5 है। डियर स्टूडेंट्स, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, तो यस इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेट रेडॉक्स रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, रेडॉक्स रिएक्शन 3 टाइप्स की होती हैं, एक इंटरमोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, दूसरा इंट्रामोलिक्यूलर, और ये टाइप है डिसप्रोपोर्शनेट। अलग अलग मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है, वो इंटरमोलिक्यूलर हो गया। एक ही मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम का हो रहा है, वो इंट्रा हो गया। बट एक मॉलिक्यूल में एक ही एलिमेंट, जैसे फॉस्फोरस है, +3 से -3 में गया, तो यस ये रिड्यूस हो रहा है। ओके, और +3 से +5 में गया, तो यस ऑक्सीडेशन हुआ। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यस डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो गया ए। चलेगा स्टूडेंट्स, जब ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मैं आता हूं। तो यस, while H3PO4 cannot act as reducing agent, H3PO sorry while H3PO4 can act as reducing agent, बिल्कुल यहां पर बात करेंगे तो यस ये भी क्या होगा, इज ए बी एंड, ये भी राइट है, क्योंकि H3PO3 का मतलब +3 है। तो यस रिड्यूसिंग का मतलब, आप देखिएगा रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये सेल्फ को क्या करेगा, सेल्फ को ऑक्सीडाइज करेगा। यस बेटा सेल्फ को ऑक्सीडाइज करेगा। अदरवाइज की बात करें तो यस अदरवाइज को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो यस बेटा अदरवाइज को रिड्यूस करेगा, तो वो ही ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यस बेटा +3 से +5 में जा सकता है। तो यस H3PO3 कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल आप सही कह सकते हैं कि ये बात सही कह रहा है। H3PO4 कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन H3PO4 ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि H3PO4 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ चुका है, +5। तो +5 है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि वो रिड्यूस होगा। हाईएस्ट ऑक्सीड, किसी भी कोई भी एटम है और अपने पास में वो सेंट्रल एटम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, तो यकीन मानिएगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, यस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यस इसका मतलब बी स्टेटमेंट भी करेक्ट जा रहा है। यस बी स्टेटमेंट भी करेक्ट जाएगा। चलेगा, नंबर 3 पे आते हैं। H3PO3 इज मोनोबेसिक, चलेगा, यहाँ P डबल बॉन्ड O इज OH, और ये भी क्या होगा, इज OH, और यहां पर बात होगी हाइड्रोजन। चलेगा, ये था H3PO3, क्या मोनोबेसिक एसिड की तरह बिहेव करेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ एक्टिव हाइड्रोजन 2 है। यस, और ये इस EN की बिटवीन, यस इसकी 3.5 2.1 है। तो यस ये बेटा डाई बेसिक है, मोनोबेसिक नहीं है, डाई बेसिक है। आप यहां देखें तो इसकी बेसिसिटी 2 होगी। यस इसकी बेसिसिटी 2 होगी, मोनोबेसिक नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो गया। H3PO3 इज अ मोनोबेसिक। यस नो, ये डाई बेसिक होगा। ओके, हाँ चलेगा बेटा। द H एटम इज pH बॉन्ड इन H3PO3, यही है H3PO3 इज नॉट आयोनाइजेबल इन वाटर। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इधर देखिएगा आप, यस स्टूडेंट्स इसकी EN क्या है, 2.1 और 2.1। यस ऑलमोस्ट यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है दोनों, फास्फोरस और हाइड्रोजन की। तो यस ये बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा। तो ये स्टेटमेंट, the hydrogen atom of pH bond in H3PO3 is not ionizable in water, बिल्कुल सही स्टेटमेंट जाएगा इंजीनियर्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यस यहाँ करेक्ट आंसर गया ए, बी और डी। यस ए, बी और डी यहाँ पर एब्सोल्युटली आंसर बनेगा। तो यस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यस और लॉजिकली क्वेश्चन भी था, जो आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते थे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये पैराग्राफ का, द रिएक्शन ऑफ K3FeCN6
with the frothy precipitate FeSO4 solution produce a dark blue precipitate called trend blue. Yes, reaction of K4FeCN6 with FeSO4 solution is complete absence of air. यहां ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट एयर यानी कि नो एयर में बात होगी. व्हाइट प्रिसिपिटेट एक्स विच टर्न्स ब्लू इन एयर मिक्सिंग इज FeSO4 solution. yes NeNO3. yes स्लो एडिशन, हम लोग धीरे धीरे क्या ऐड कर रहे हैं, कंसंट्रेट H2SO4. through the slide the test tube produce a brown ring. yes यहाँ brown ring जो टेस्ट ट्यूब में है, ब्राउन रिंग. तो यस ये रिएक्शन होगी इस K4FeCN6. K4FeCN6 यस ये FeSO4 से रिएक्ट कर रहा है. स्टूडेंट्स इस बात को समझना, यस K4FeCN6 जो है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, ये भी बात बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना. तो यस यहाँ जो कंपाउंड बनेगा, यस K2, यस K2Fe. यस डियर स्टूडेंट्स K2Fe, यह जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो ये K2Fe. यस यहाँ जो कंपाउंड बनेगा FeCN6, FeCN6 ये कंपाउंड बनेगा. स्टूडेंट्स ये कंपाउंड यहाँ बनेगा. यस बहुत प्यारा क्वेश्चन है. यस बेटा, तो यस यहाँ ये कंपाउंड बन चुका है. आगे इस क्वेश्चन में बोल रहा है ब्राउन रिंग, और आप जानते हैं ब्राउन रिंग के लिए एक फेमस कंपाउंड है. ओके, और टेस्ट ट्यूब में जब लैब में हम लोग प्रिसिपिटेट बनाते ही रिएक्शन करते हैं तो रियल में ब्राउन रिंग टेस्ट ट्यूब में एक रिंग बनती है. ओके, और इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स का नाम भी ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है. तो यस पहला यहाँ पर आंसर जो बन रहा है, यस जो पहला यहाँ प्रिसिपिटेट एक्स क्या आएगा, यस K2FeCN6. यस K2FeCN6 यहाँ पर राइट आंसर जाएगा. चलिएगा इसमें सेकंड आंसर की बात करें. यस अमॉन्ग द फॉलोइंग द ब्राउन रिंग इज ड्यू टू फॉर्मेशन. यार बेटा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कौन सा हो गया, तो यस देखिए ब्राउन रिंग है FeNOS25 और इस NO2. चलिएगा यहां इस कॉम्प्लेक्स में आप देखें NO ऑलरेडी, यस ये मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से हम लोग यह मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करके ये प्रूव करते हैं कि NO पॉजिटिव में ही एग्जिस्ट करेगा. NO प्लस देखिएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, तो यहाँ कितना है 3 है. तो यस इस कॉम्प्लेक्स में NO पॉजिटिव फॉर्म में है और यस Fe किस फॉर्म में रहेगा, ये बेटा Fe जो है +1 के फॉर्म में है. तो यस Fe की बात करें तो 3d6 4s1 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा और यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है. तो यस म्यूआर की वैल्यू भी है वो अपने पास में 3.87 की समथिंग होगी. यस और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, sp3d2 ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स. यस इसमें NO भी +1 में है और Fe भी +1 में है. याद रखिएगा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है. हेलो एवरीवन, तो देखो हम पेपर 2 स्टार्ट कर रहे हैं. तो पेपर 2 में देखो फर्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन सीक्वेंस दैट वुड लेड टू द ऑर्थोजाइलिन एज द मेजर प्रोडक्ट इज. हमारे पास 4 ऑप्शन है. यहाँ हमें एक्सप्लोर करना है कि ऑर्थोजाइलिन इन चारों में से कौन सी रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है. तो देखो ऑर्थोजाइलिन मतलब बेंजीन की 1-2 पोजीशन पे आपने CH3 अटैच कर दिया तो उसका नाम है ऑर्थोजाइलिन. तो देखो पहला ऑप्शन हम यहाँ एक्सप्लोर करते हैं. ऑप्शन ए में देखो बेंजीन है और उसकी ऑर्थो पोजीशन पे एक तो है अटैच CH3 और एक है NH2. पहला रिएजेंट हमने डाला NaNO2 और HCl. वेरी फेमस रिएक्शन एनिलीन सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ एट द लो टेम्परेचर इट विल गिव द डायएजोटाइजेशन रिएक्शन. डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म होगा. क्यूप्रस साइनाइड में कॉपर का सॉल्ट है. ये कौन सी रिएक्शन है, सेंड मेयर. ये चेंज करेगा इसको साइनाइड में. डाइबेल H स्टेरिकली हिंडर्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ये साइनाइड को चेंज कर देगा CHO में. और N2H4 और KOH और हीट, ये हमारी वोल्फ किश्नर रिडक्शन जिसमें अल्कलाइन मीडियम होता है. तो देखो इसको स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना. तो देखो ये हमारे पास
फर्स्ट ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं, ऑप्शन ए। ये बेसिकली बेंजीन है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे एक तो Me और NH2 अटैच्ड है ना। तो आपने NaNO2 और HCl डाला, मतलब ये HNO2 है सॉल्यूशन में। टेम्परेचर है हमारा लो, तो टेम्परेचर लो है तो देखो ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन है, NH2 चेंज हो जाएगा डायजोनियम सॉल्ट में, तो मिथाइल एजिटेज है और ये चेंज हो गया N2Cl। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ दे रखा है इन्होंने कॉपर साइनाइड, क्यूप्रस साइनाइड, कॉपर का सॉल्ट है, तो ये रिएक्शन है सेंड मियर नाइट्रोजन, इट इज द वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप, ये आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। और इस N2 की जगह यहाँ साइनाइड यहाँ चिपक जाएगा है ना, मतलब साइनाइड यहाँ अटैच हो गया और प्रोडक्ट ये यहाँ बन जाएगा है ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ इन्होंने दे रखा है डाइबेल एच, ये दे रखा है डाइबेल एच, ये है हिंडर्ड रिड्यूसिंग एजेंट जो साइनाइड को चेंज कर देगा CHO में। देखो ये हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया Me, यहाँ आ गया CHO, फिर फाइनली यहाँ है हाइड्रोजीन N2H4 मीडियम OH माइनस अल्कलाइन मीडियम फॉलोड बाय हीटिंग, तो ये एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा CH3 में। तो मतलब दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाएगी मिथाइल से, तो शानदार तरीके से हमारा ऑर्थोजाइलिन एज ए मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब ए ऑप्शन हमारा सही है ना। चलिए अब हम इसमें बी ऑप्शन को एक्सप्लोर करें। देखिए बी में क्या है, बी में हमारे पास यहाँ मिथाइल है और ऑर्थो पोजीशन पे है Br ब्रोमीन, ठीक है। अब इसमें पहले तो Mg ऐड किया है, तो ब्रोमोबेंजीन में Mg ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ग्रेगनार्ड रीजेंट। ग्रेगनार्ड रीजेंट में CO2 और हाइड्रोनियम आयन डाल दो, ये चेंज कर देगा उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में। उसके बाद SOCl2, ये चेंज कर देगा उसको थायोनिल क्लोराइड में। तो देखो पहले एक एक करके हम बनाते जाते हैं। यहाँ Mg और ड्राई ईथर, ये इसको चेंज कर देगा ग्रेगनार्ड रीजेंट में। तो देखो ये तो मिथाइल तो एज इट इज है, ये मिथाइल यहाँ आ गया MgBr, ओके। चलिए फिर इसमें CO2 और H+ ऐड किया, कार्बन डाइऑक्साइड और H+, तो ये इसको चेंज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये Me एज इट इज है, ये चेंज हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। चलिए उसके बाद इन्होंने ऐड किया इसमें थायोनिल क्लोराइड SOCl2, SOCl2 में ये देखो Me एज इट इज रहेगा, ये चेंज हो जाएगा ऑयल क्लोराइड में COCl में। और फाइनली इसमें जिंक अमलगम और HCl मीडियम एसिडिक है, ये क्लीमेंसन रिडक्शन है। अच्छा उससे पहले ये H2 और PD BaSO4 है, देखो आप ये H2PD और बेरियम सल्फेट या कैटलिस्ट पॉइजन है। तो ये कैटलिस्ट पॉइजन है, तो देखो ये यहाँ क्या करेगा, ये बेरियम सल्फेट, ये रोजेनमुंड रिडक्शन है। रोजेनमुंड रिडक्शन में क्या होता है, COCl चेंज हो जाता है CHO में। फिर फाइनली जिंक अमलगम और HCl मीडियम में है, तो एसिडिक मीडियम है, तो ये रिएक्शन है क्लीमेंसन, ठीक है ना। तो यहाँ हम ड्रॉ करें, देखो यहाँ पे ये Me आ गया, यहाँ आ गया ये CHO, ये बन गया एल्डिहाइड है ना। चलिए फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसको करें। देखो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम करते हैं कि यहीं पे इसको आगे यहाँ हमने कर लिया। जैसे ही आपने इसमें जिंक अमलगम और HCl ऐड किया, तो ये एल्डिहाइड भी रिड्यूस हो जाएगा Me में, तो ऑर्थोजाइलिन हमें मेजर प्रोडक्ट यहाँ मिल जाएगा। मतलब बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर है ना, बी भी हमारा सही आंसर है ना। फिर आइए ऑप्शन नंबर सी में। देखो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर सी को हम एक्सप्लोर करें तो देखो ये हमारा कैसे होगा। ऑप्शन नंबर सी में पहले तो इसमें BH3 और H2O2 और NaOH ऐड किया है, ये तो है हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन। तो देखो ये एल्कीन है हमारी, तो हाइड्रोबोरोनेशन और ऑक्सीडेशन में बेसिकली एल्कीन से अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, और अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी-काफ रूल अल्कोहल का एडिशन होता है। तो पहले क्या बनेगा, यह प्राइमरी अल्कोहल। तो देखो जैसे हम यहाँ बनाए इसको, देखो यहाँ देखो ये हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इसको कि सी ऑप्शन में देखो पहले तो ये तो Me है ना, और यहाँ पे बन गया ये प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब PBr3 की
प्रेजेंस में क्या होगा SN2, ये इस अल्कोहल को चेंज कर देगा Br में, ठीक है ना। ये हमारा एलिफेटिक अल्कोहल है, ये चेंज हो जाएगा Br में। फिर इसमें ऐड कर दिए डाइल्यूट HCl, मीडियम एसिडिक है, तो देखो ये Br मतलब ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा और रिडक्शन रिएक्शन है ये। तो एक ऑर्थो पोजीशन पे तो CH3 आएगा और दूसरी पे क्या आ जाएगा, इथाइल, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। मतलब ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। चलिए फाइनली ऑप्शन नंबर डी, इसमें हमारे पास देखो ओजोन और जिंक और H2 है, तो देखो इसमें पहले तो क्या होगा, पहले तो हो जाएगा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो देखो यहाँ हम ड्रॉ करें, देखो ये ओजोन और जिंक और H2 है, तो ये इस डबल बॉन्ड को यहाँ से ये ब्रेक कर देगा। डबल बॉन्ड ब्रेक हो करके देखो जो डी ऑप्शन है उसमें देखो ये तो बेंजीन है और यहाँ पे बन गया एल्डिहाइड और यहाँ भी बन गया CH2CHO, यहाँ भी क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। फिर इसमें इन्होंने ऐड किया है N2H4, मतलब हाइड्रोजन और KOH और हीट किया है, ये वोल्फ किश्नर रिडक्शन है। इसमें देखो क्या होगा कि ये CHO किस में हो गया, रिड्यूस CH3 में, और ये जो CH2CHO है ये हमारा चेंज हो गया इथाइल में। तो ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल और इथाइल आ जाएगा, मतलब ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए और बी, ए और बी में ये प्रोडक्ट हमारा मिल रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सप्लोर। देखो इसमें एक रिएक्शन का सीक्वेंस है यहाँ गिवन और हमें रीजेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास है PHCH3, ये है टॉलुइन, इसमें ऐड किए इन्होंने ब्रोमीन और अल्ट्रा वॉयलेट लाइट। ये रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। टॉलुइन का जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है ये रिप्लेस होगा किससे, Br से, ये बनेगा बेंजाइल ब्रोमाइड। ये जो P है ये पक्का बेंजाइल ब्रोमाइड है। अब इन्होंने इसमें Q ऐड किया है, फिर H2 और PDC ऐड किया है तो R बना। R में क्लोरोफॉर्म और QH ऐड किया है, क्लोरोफॉर्म और QH है तो ये और दे रखा है फॉल स्मेलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो ये क्लियर कट, मतलब क्लोरोफॉर्म और KOH है तो पक्का ये R होगा प्राइमरी अमीन, क्योंकि प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है आइसोसाइनेड, जिसकी एक अनप्लीजेंट स्मेल होती है, फॉल स्मेलिंग होता है कंपाउंड, ठीक है। फिर इस टॉलुइन में इन्होंने KMNO4 और KOH डाला और हीट किया और हाइड्रोनियम आयन डाल दिया, प्रोडक्ट बन रहा है टी। टी में अमोनिया और हीट किया तो U, और U में W मिलाया तो R बन रहा है, ठीक है ना। तो देखो अब इसको हम एक्सप्लोर करें। देखो इससे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ये तो टॉलुइन है ना, यहाँ से स्टार्ट कर दिया टॉलुइन, इसमें ऐड कर दिया हमने Br2 और अल्ट्रा वॉयलेट लाइट, इसको हीट कर दिया। तो देखो ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया Br से, तो ये बन गया बेंजाइल ब्रोमाइड। ये स्ट्रक्चर हो गई हमारी P की, ये तो बन गया हमारा P, ठीक है। ओके चलिए अब इसमें इन्होंने ऐड किया है पोटेशियम परमैंगनेट। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन वाले कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में चेंज कर देगा, तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा पोटेशियम बेंजोएट, ठीक है ना। तो देखो ये टॉलुइन चेंज हो जाएगा, देखो ये COOK ये चेंज होगा किस में हमारा, ये इसमें हमारा चेंज हो जाएगा पोटेशियम बेंजोएट में। अब हमारे पास देखो K+ और ये COO-, मीडियम हमारे पास एसिडिक है ही, हाइड्रोनियम आयन है, तो H+ की प्रेजेंस में ये COO- H+ को ट्रैप करके चेंज हो जाएगा COOH में, ये क्या बन गया, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो ये हमारा बन गया टी, ठीक है जी। अब इस टी में इन्होंने ऐड किया है अमोनिया। तो देखो अमोनिया क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, और कार्बोक्सिलिक एसिड है नेचर में एसिड, तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा अमोनियम बेंजोएट, ये बना लेगा अमोनियम बेंजोएट। तो देखो एसिड बेस रिएक्शन होकर के ये बन जाएगा COONH4+ और COO-, ये बन गया अमोनियम बेंजोएट, ठीक है। अब अमोनियम बेंजोएट यहाँ प्रोड्यूस हुआ, अब उसके बाद इन्होंने इसको हीट किया है, हीट करने पर देखो यहाँ डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होकर के ये चेंज हो जाएगा अमाइड में, ये क्या बन जाएगा, बेंजामाइड। ये हमारा क्या बन गया, U बन गया है ना, ये हम U तक यहाँ
पहुंच चुके हैं। चलिए फिर आइए यहाँ बेंजाइल ब्रोमाइड। अब देखो इसमें Q और H2PDC ऐड किया है, तो H2PDC ऐड किया है तो ये पक्का ये जो Q है ये नाइट्रो होगा। अब नाइट्रो देखो कैसे होगा, वो हम प्रूव कर देते हैं। देखो इसकी रिएक्शन AgNO2 के साथ करवाई है हमने, तो ये टूटेगा Ag प्लस और NO2 माइनस में। ये रिएक्शन है SN2, NO2 माइनस, इट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। यदि KNO2 होता तो पोटेशियम में मेटालिक कैरेक्टर सिल्वर से है ज़्यादा, तो वहाँ तो प्रोडक्ट बनेगा नाइट्राइट मेजर। लेकिन AgNO2 इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, और ये रिएक्शन SN2 है, तो देखो ये Br माइनस यहाँ रिप्लेस हो गया, और रिप्लेस होकर के यहाँ जुड़ गया नाइट्रो, तो ये बन गया CH2NO2, है ना। तो ये प्रोडक्ट बन गया, है ना। अब इसमें हमने ऐड कर दिए H2 और PDC, हाइड्रोजन और पैलेडियम और चारकोल। तो देखो ये इस नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस कर देगा NH2 में, ये बन जाएगा बेंजाइल अमीन, CH2NH2 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ये CH2NH2 यहाँ आ गया, और फिर फाइनली इसमें इन्होंने देखो ये जो प्रोडक्ट बना हमारा, ये प्रोडक्ट बन गया हमारा R। फिर फाइनली आप इसमें ऐड कर दो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और मीडियम है एल्कलाइन। तो देखो ये अमीन है प्राइमरी मीन, प्राइमरी मीन क्लोरोफॉर्म और QH के साथ रिएक्ट करके बना लेता है आइसोसाइनाइड। तो देखो ये बेंजीन, ये CH2 और ये बन गया यहाँ पे आइसोसाइनाइड, ये बन जाएगा NC, N पे पॉजिटिव, C पे नेगेटिव, और ये बन जाएगा बेंजाइल आइसोसाइनाइड। ये ऐसे हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल गया जिसकी एक अनप्लीजेंट स्मेल होती है, ये हमारा S बन गया, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा CONH2 है ना, CONH2 है, तो इसमें जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करेंगे, जब आपने इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड किया LaH, तो ये CO ग्रुप को रिड्यूस कर देगा CH2 में, और हमें बेंजाइल अमीन एज ए मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने सारे मिसिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई कर लिए। तो देखो अब Q तो देखो हमारा क्या है, देखो हमारा Q तो हमारा हो गया AgNO2, Q हो गया हमारा AgNO2, और R हो गया हमारा फिनाइल मिथेन अमीन, इसका नाम फिनाइल मिथेन अमीन ही है, मतलब हमारा C आंसर एक तो हमारा करेक्ट हो गया। फिर आइए हमारा D आंसर, D आंसर में भी देखो D में W दे रखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारा सही दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा, और V हमारा क्या दे रखा है ना, AgCN। देखो हमारे पास P है ये, और हमारे पास जो S है वो ये है। अब इसमें हम क्या ऐड करें कि इससे ये प्रोडक्ट बन जाए, तो देखो इसमें आप ऐड कर दो AgCN। तो AgCN में देखो सिल्वर में कोवलेंट कैरेक्टर हैं यहाँ ज़्यादा, तो ये रिएक्शन भी अगेन SN2 है और SN2 रिएक्शन है, तो इसमें मेजर प्रोडक्ट हमें आइसोसाइनाइड एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमारा एक तो C भी आंसर सही है और हमारा एक D भी आंसर सही है ना, तो C और D इज द राइट आंसर, है ना। इसमें A और B ऑप्शन क्या है यहाँ, है ना, इनकरेक्ट है, क्योंकि देखो A ऑप्शन में Q में दे रखा है KNO2, वहाँ क्या बनता है, नाइट्राइट बनता है वहाँ, है ना, जबकि ये नाइट्रो होता है ना। और ये जो B है वो है बेंजीन अमीन और KCN, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर है इसका C और D।